हमारे दर्शकों के लिए न्यू ईयर की ट्रीट है कि आज म्यूचुअल फंड और वेल्थ मैनेजमेंट के दो बड़े नाम हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, नीलेश शाह और फिरोज अजीज। स्वागत है आपका दोनों का बीक्यू प्राइम हिंदी पर। विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और सबसे पहले नीलेश शाह, आपसे पूछूंगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हिसाब से 2023 का आउटलुक आपको क्या लग रहा है, और अगले साल आने वाले इस साल के लिए कोई अगर की रिस्क आपको दिख रहे हैं तो वो क्या होंगे? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 2023 एक एक्साइटिंग टाइम है। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में हम निवेशकों को काफी हद तक लेके आ सके हैं, लेकिन डेट साइड पे हम वहीं के वहीं रहे हैं। 90% से ज्यादा निवेशक इक्विटी साइड में है और 5-10% निवेशक ही डेट साइड में है। मुझे लगता है कि ये जो इम्बैलेंस है वो हम 2023 में काफी हद तक दूर कर पाएंगे। हमें डेट म्यूचुअल फंड में भी उतना ही फ्लो आता दिखता है जितना इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ सकता है। दूसरी चीज रिस्क की है। 2023 में ग्लोबल और लोकल दोनों लेवल पे बहुत सारे रिस्क है। रशिया यूक्रेन सिचुएशन, फेड का पिवोट कब होगा, ओपेक की एनर्जी कार्टेलाइजेशन कैसे ऑयल के दाम को इन्फ्लुएंस करेंगी, ये सारी इवेंट होती रहेगी। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो कॉर्पोरेट इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कॉर्पोरेट इंडिया 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर करता है तो मेरे हिसाब से हमारी मार्केट काफी रीजनेबल रिटर्न निवेशकों को दे सकती है। अगर वो अर्निंग्स ग्रोथ उससे कम आई तो शायद मार्केट में करेक्शन आ सकता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अर्निंग्स ग्रोथ। तो आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन समय देख रहे हैं 2023 में भी? डेफिनेटली। ओके। तो अगर हम्म, अगर निवेशक पैसा बनाएंगे तो हम हमारी इंडस्ट्री के लिए हमेशा अच्छा ही रहेगा। इसी उस आउटलुक पर ही फिरोज मैं आपके पास आती हूँ। अगर कोई नया इन्वेस्टर है जो अभी मार्केट में पैसा लगाने आ रहा है, या फिर कोई पुराना इन्वेस्टर है जिसको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, तो उसके लिए एसेट एलोकेशन के हिसाब से अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नीति जी, मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन इक्विटी की तरफ झुकाव रखना चाहिए। क्योंकि ये पहली बार मेरी करियर में ऐसा हो रहा है कि ग्लोब तकलीफों से जा रहा है और इंडिया शाइन कर रहा है। वरना 2013 में हमें एक नाजुक कंट्री फ्रेजाइल 5 में करार दिया गया था। 2008 में भी हमें बहुत सारा आउटफ्लो देखने को मिला। ये ऐसा बहुत बार नहीं हुआ है कि ग्लोब रिसेशन की बात कर रहे हैं। हमें यूएस के फंड मैनेजर 4-5 से मिला लास्ट महीने, इसी महीने दिसंबर में, और 6 लोगों में से 4 लोगों ने कहा कि हम इंडिया पे ओवरवेट करना चाहते हैं। उसके सेम ब्रेथ में इन्होंने ये भी कहा कि 60-70% संभावना है कि यूएस रिसेशन में जाएगी। पहले जब भी अगर यूएस रिसेशन में जाएगी ये बात चलती तो ये नामुमकिन था कि इंडिया को पैसा मिले। फ्लाइट ऑफ कैपिटल हमेशा परसीव्ड नॉन रिस्की एसेट से परसीव्ड सेफ हेवन में जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है। दैट्स वन। सो इंडियन इक्विटीज विल डू वेल। जैसे नीलेश सर ने कहा, कॉर्पोरेट इंडिया की अगर आप निफ्टी की अर्निंग की बात करें, सब बड़े आश्चर्यचकित हैं 2022 में इंडिया ने क्यों इतना आउट परफॉर्म किया। भाई, अगर कॉर्पोरेट अर्निंग 472 से 518, निफ्टी की अर्निंग्स की बात करूं 518 से 771, और इस साल की 840 की अर्निंग्स पर शेयर निफ्टी की, अगर ये बात चल रही है, इतना प्रोग्रेस हुआ है, तो जाहिर सी बात है इक्विटी आउट परफॉर्म करेगी इंडिया की। एंड दैट्स वेयर 80%, 70 to 80% अगर आपका पैसा इक्विटी में नहीं है, पॉइंट वन, तो आप महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। पॉइंट टू, अगर आप इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं तो ये जहन में रखिए कि 10 साल अगर पैसे को ना छेड़ा जाए, तो हमने ये टेस्ट किया, 26 फंड इंडिया में 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें अगर अगर 5,700 अलग इन्वेस्टर 10 साल के लिए निवेश करते, हर दिन कोई इन्वेस्ट करता, तो सबसे बदनसीब इन्वेस्टर की रिटर्न आई है 8% की, और सबसे खुश नसीब की आई है 34% की। तो हम किस रिस्क की बात कर रहे हैं? अगर आप छेड़खानी नहीं करते तो रिस्क नहीं होता। तो ये जहन में रख के 70-80% इक्विटी में डालें 10 साल के पर्सपेक्टिव। That's a very nice advice that you have given, Firoz.
तो नीलेश जी ये बताइए कि अगर इस तरह का माहौल जारी रहता है और मार्केट में तेजी बरकरार रहती है, अगर सब कुछ बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो कोई सेक्टर्स हैं जिन पे आपको लग रहा है कि अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, या कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स हो या फिर कोई और थीम हो जिस पर आप प्ले करना चाहेंगे? सो मार्केट हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। हम्म। जैसा फिरोज ने बताया, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। कौन सी इवेंट कब घटेगी उसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन उस इवेंट घटने से मैं क्या रिएक्शन दूंगा वो संपूर्णतः मेरे कंट्रोल में है। सब्जेक्ट टू दैट केवियट कि 2023 में मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहेंगे और इवेंट रिलेटेड वॉलेटिलिटी आती रहेगी। कुछ सेक्टर्स जो 2023 में मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया थीम। चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन के तहत बहुत सारी कंपनी अपने कारोबार को चाइना और यूरोप से दूसरे देशों में ले जाने की कोशिश कर रही है। उसके तहत पीएलआई स्कीम के द्वारा भारत में भी बहुत सारा निवेश हो रहा है। हमें लगता है जिस कंपनी में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या जिन्हें पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव मिल रहा है, वह लोग आने वाले समय में काफी अच्छा कर पाएंगे। ये कैपिटल गुड्स हो, इंजीनियरिंग हो, बिल्डिंग मटेरियल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कंपनी ब्रॉडली मैन्युफैक्चर थीम के तहत आ जाएंगे। दूसरा सेक्टर जो हमें निवेश करने योग्य लगता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें और 3-4 महीने का अभी भी अंडर परफॉर्मेंस जारी रहे, वो फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर ने पिछले कई सालों से मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। वैल्यूएशन अब काफी रीजनेबल हो चुके हैं और आने वाले समय में वहां पे कुछ कैटलिस्ट ऐसे हैं, जैसे कि ग्लोबल आपको अप्रूवल मिल जाए, आपके फैक्ट्री के ऊपर जो एफटीए की रिस्ट्रिक्शंस है वो हट जाए, या ओवरऑल ग्रोथ पिकअप हो जाए। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते फार्मा सेक्टर में धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। तो ऐसे में फिरोज ये बताइए कि अगर म्यूचुअल फंड्स में कोई पैसा लगाने आ रहा है, तो एक रिटेल इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड्स, कितने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा डालना चाहिए? ये पूछ रही हूँ इसलिए क्योंकि क्या मल्टीपल स्कीम्स में पैसा लगाकर निवेशक अपना नुकसान ज्यादा तो नहीं कर लेता है? देखिए, हमारे बिजनेस में जो भी क्वेश्चन आते हैं सबके एक मैथमेटिकल आंसर निकल सकते हैं अगर हम उसको टेस्ट करें तो। मेरा ये मानना था पहले, जो इतना नॉन मैथमेटिकल नहीं था, कि 8 स्कीम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमने बहुत सारे आउट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज देखे जिसमें 12-15 स्कीम्स भी थी। तो ये अगर आज 490 स्कीम है और एक्टिव में 250-300 एक्टिव स्कीम्स है, सबसे बेस्ट और वर्स्ट स्कीम में 28% का अंतर रहता है हर साल, 21 साल का एवरेज। तो स्कीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, मेरे हिसाब से 10 स्कीम पे भी पहुंच सकते हैं, बट काफी लोग इसके बाद मैं एक वार्निंग देना चाहूंगा कि एक रिटेल निवेशक को स्टार्ट करना है तो स्मॉल कैप कैटेगरी से ना करें, सेक्टर कैटेगरी से ना करें। मैं काफी सारे पोर्टफोलियो, दर्शकों के सवाल जैसे आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई किसी ने 3 मिड कैप स्कीम, 2 स्मॉल कैप स्कीम और 1 सेक्टर फंड खरीदा। एक लार्ज कैप स्कीम नहीं है, एक मल्टी कैप नहीं है, एक फ्लेक्सी कैप नहीं है, एक लार्ज एंड मिड कैप नहीं है। तो ये कैटेगरीज जो 4-5 कोर कैटेगरीज होती हैं उनको रखना जरूरी है। ये सेक्टर का काम, जैसे नीलेश सर कह रहे थे कि कौन सी सेक्टर अच्छी करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, फार्मा, वो बेहतरीन जानते हैं। अगर कोटक एएमसी के पास इतने सारे एनालिस्ट हैं, आपने क्यों करना है? वो अपना झुकाव कर लेंगे डिवर्सिफाइड स्कीम में। सो स्टिक टू डिवर्सिफाइड स्कीम्स। यू कैन गो टू 10 स्कीम्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट आपको वो 4-5 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को कोर पोर्शन मान के फिर सैटेलाइट की सोचनी है। ऑलराइट। सो नीलेश जी, आपने थोड़ी देर पहले डेट पर थोड़ा सा अपनी डेट मार्केट पर अपनी थोड़ी राय दी थी। अब क्योंकि 225 बेसिस पॉइंट का एक ऑलरेडी हाइक हो चुका है, तो आपको लगता है आगे ब्याज दरें किस तरह से बढ़ेंगी, पॉज होगा, कब तक होगा? और इस सबको देखते हुए डेट मार्केट पे आपका थोड़ा सा एक डिटेल नजरिया लेना चाहूंगी। ब्याज की दरें दुनिया भर में बढ़ रही है, भारत में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमें लगता है कि बजट के बाद
ब्याज की दरें स्टेबलाइज होना चालू हो जाएगी और वह समय डेट फंड में निवेश करने के लिए योग्य होगा। डेट फंड में आप दो प्रकार के फंड में निवेश कर सकते हैं। एक जिसे हम टारगेट मैच्योरिटी फंड कहते हैं वह है, वहां पे आप एक अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, 2026 हो, 2032 हो, 2034 हो। और दूसरा है डायनामिक बॉन्ड फंड, जहां पे आप फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास रखते हैं कि वह अपनी मैच्योरिटी ड्यूरेशन आगे पीछे करेगा बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट व्यू। सो डेट निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि बजट के बाद वह डेट में अलोकेशन बढ़ाना चालू करे, स्पेशली टवर्ड्स हायर ड्यूरेशन प्रोडक्ट एंड बिटवीन टारगेट मैच्योरिटी फंड या डायनामिक बॉन्ड फंड जो उनको जमे उस हिसाब से वो अलोकेशन कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने बजट की बात छेड़ ही दी है, तो मैं आपकी कुछ एक बजट पर आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार, कुछ संक्षिप्त में आप बताना चाहेंगे हमें? बजट से तीन ही उम्मीद है। एक, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना, हमें एक ग्लाइड पाथ या रोड मैप देना है कब हम एफआरबीएम की फिस्कल डेफिसिट टारगेट को अचीव कर पाएंगे। दूसरा, खर्चा चालू रखना, बिकॉज आज भी इकोनॉमी को सरकारी खर्चे की जरूरत है, सरकारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब खर्चा चालू रखना है और फिस्कल डिसिप्लिन भी अचीव करनी है, तो बहुत जरूरी है कि आप रिसोर्सेज रेज करें। टैक्स रिसोर्सेज में आप लूपहोल प्लग करके, लीकेजेस अटका के, कंप्लायंस बढ़ा के रिसोर्सेज रेज करना। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो कैपिटल ब्लॉक हुआ है, जैसे सोने के अंदर काफी ब्लैक मनी लागत हुआ है, उसके डिस्क्लोजर स्कीम लेके आइए, आपको टैक्स भी मिलेगा और कैपिटल भी अनब्लॉक हो जाएगा। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू रेज करिए, इनोवेटिव आइडियाज के जरिए खर्चा चालू रखिए और फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। All right. So, anything you want to, you have any wish list, Firoz, for the budget? क्योंकि एक सवाल और मैं आपसे जरूर लूंगी इसके बाद। तो मैं जैसे कितने क्लैरिटी से नीलेश सर ने बता दिया, उसमें मैं एक छोटी चीज ऐड करना चाहूंगा फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट। हमारी जो इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक साल की लॉन्ग टर्म हो जाती है इक्विटी में, रियल एस्टेट में 2 साल, डेट में 3 साल, राइट। सब तीन एसेट्स हैं, सबके लॉन्ग टर्म होने के टाइम्स डिफरेंट है, रेट्स डिफरेंट है। क्लैरिटी इन इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन कभी ज्यादा बात नहीं होती उस पर। इनकम टैक्स पे फिर भी एक नया एक दूसरा मेथड, क्लीन मेथड आ गया जिसमें आप सब सेक्शंस भूल के एक सेकंड मेथड्स को यूज कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स द विश लिस्ट। आई थिंक लॉन्ग टर्म में अगर हमें सिंप्लीफाई करना है इन्वेस्टिंग और हमें फाइनेंशियलाइजेशन की शिखर पे पहुंचना है, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। वाह, थैंक यू सो मच। उससे पहले एक आपको मैं जाने दूं, उससे पहले एक छोटा सा सवाल है कि क्योंकि अब ब्याज दरों में इतनी बढ़ोतरी हो गई है और 9% के आसपास अब होम लोन मिल रहा है, अगर इस साल में 2023 में कि कोई घर खरीदने जा रहा है, तो उसके लिए होम लोन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कि अभी होम लोन ले लें या फिर कुछ समय और सेव करते रहें और उसके बाद थोड़ी देर बाद में सोचें? तो उसके दो थंब रूल हैं। देखिए, ब्याज दरों से इतना फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आज ब्याज दरें ऊपर गई, वापस ब्याज दरें नीचे भी आ जाएगी। आपका 25 साल का लोन है, 20 साल का लोन है, 30 साल का लोन है, एवरेज को आज किस रेट पे चालू करेंगे आप, उस पे एवरेज निर्भर करने वाला नहीं है। काफी लोगों ने 6 पे भी चालू किया होगा, उनकी एवरेज शायद 9 वाले से कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, ये हो सकता है। सो डोंट बी टू वरीड किस रेट पे आपका होम लोन चालू हो। आप ये देखें कि आज मेरी क्षमता है कि नहीं घर खरीदने की। आज मुंबई में घर खरीदने जाओ तो 3-4 करोड़ से घर नीचे नहीं मिलता है, तो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर जाते हैं इस अपनी चाह को मीट करने के लिए। मैंने लोगों के देखे हुए 70%, 70% होम लोन ईएमआई चल रही है, उनकी जो सैलरी क्रेडिट आती है। फिर आप एक डेट ट्रैप में जाते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, फिर यहां भी लोन का ब्याज दे रहे हैं। सो आपको ये देखना है कि आप जब भी ईएमआई दें वो 40% से, होम लोन की ईएमआई 40% ज्यादा ना हो आपकी टैक्स फ्री क्रेडिट के साथ, वो एक देख लें। और अगर जो भी डाउन पेमेंट दे रहे हैं वो आपका पोर्टफोलियो के प्रोपोर्शन में आधे से ज्यादा ना हो। अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका 50 लाख से ज्यादा डाउन पेमेंट नहीं कर सकते आप। तो ये दो थंब रूल रख के होम लोन ले, ब्याज दरों से ज्यादा ना डरे। होम क्रेडिट अकाउंट्स आते हैं जहां पे आप ऑटोमेटिकली अगर होम क्रेडिट अकाउंट यूज करते हैं तो 25-30 पैसे 40 पैसे आपके बच ही जाते हैं पर ईयर बाय यूजिंग एफिशिएंसी।
ओके नीलेश जी, आपसे लास्ट सवाल मैं एक लूंगी। आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइम मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, बट एक छोटा सा सवाल जो कि मेरे मन में काफी टाइम से है। थीमेटिक फंड्स इंडिया में किस तरह के एक स्कोप है उसके अंदर, और अगर आपका कोई नजरिया है थीम बेस्ड फंड्स में पैसा डालने का या निवेश करने का, तो उस पर आपकी क्या राय है? सो थीमेटिक फंड एक पर्टिकुलर थीम में निवेश करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, एक्सपोर्ट हुआ तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में डालेंगे। बट ये एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए योग्य फंड नहीं है। इस फंड में वही निवेशक आने चाहिए जिन्हें मार्केट में अनुभव है, जिनकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज्यादा है। थीमेटिक फंड एक बिरबल की खिचड़ी की तरह है, उसे पकने में काफी समय लग सकता है। तो ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एवरेज इन्वेस्टर के लिए निवेश के योग्य नहीं है। जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है उनके लिए ये योग्य है। ओके, थैंक यू सो मच नीलेश जी और फिरोजी, आप दोनों का BQ प्राइम हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे कि 2023 हम सबके लिए बहुत ही शानदार साल हो और बहुत सारे पैसे बने, वेल्थ मैनेजमेंट को जोर मिले और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच।